नमस्कार। मैं राहुल गौड़ अशोक पांडे जी द्वारा रचित लपू झन्ना का चौथा अंक लेकर हाजिर हूं। पिछले अंकों में आप अशोक की छोटी सी लव लाइफ, पिक्चरबाजी और विज्ञान की क्लास के बारे में सुन चुके हैं। अगला अंक लीजिए, सुनिए। इसका शीर्षक है टांडा फिटबॉल क्लब और पेले का बड़ा भाई। हिमालय टाकीज से लगे खेल मैदान में हम किराए की साइकिलें चलाया करते। मैदान खासा बड़ा था और शाम 4 बजे से उसमें छोटे बड़े बच्चों के 12-15 समूह अलग अलग घेरों में क्रिकेट खेला करते थे। मैदान का एक खास कोना था जो बच्चों के लिए निषिद्ध था। इस कोने में रामनगर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी प्रैक्टिस किया करते थे। फुटबॉल के लिए रामनगर जितने छोटे कस्बे में पाया जाने वाला जुनून बेमिसाल था। साल में 2 दफे बाकायदे राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ करता था। हमारे घर की छत से मैदान साफ देखा जा सकता था। मैदान के चारों ओर की दीवारों को खेल प्रेमी मैच के काफी पहले घेर लिया करते थे। हमें घर वालों के प्रेशर के कारण छत से ही मैच देखना पड़ता था। रामनगर की टीम अच्छा खेलती थी। उसके सितारे साल के बाकी दिनों सब्जी बेचते या पुराने कनस्तरों में ढक्कन लगाने जैसे काम करते दिखाई देते थे, लेकिन टूर्नामेंट के समय समूचा शहर उनमें पलकों पर सजाए रखता था। रामलीला समिति इनकी खूबसूरत पोशाकें स्पॉन्सर किया करती थी। कत्थई और पीले रंग की पट्टियों से बनी पोशाकें पहने, फुटबॉल शूज और स्टॉकिंग्स में सुसज्जित ये खिलाड़ी हफ्ते 10 दिन तक नगर की शान हुआ करते थे। सब्जी मंडी में कुलीगिरी करने वाला शिब्बन गोलकीपर था, और क्या शानदार गोलकीपर था। उसकी किक आमतौर पर विपक्षी टीम की डी तक पहुंचा करती थी और ऐसा होने पर सारा मैदान पगला जाता था। शिब्बन 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 की आवाजों से आसमान गूंज जाया करता था। टूर्नामेंट में दिल्ली, नैनीताल, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों की टीमें आती थी, लेकिन चैंपियन टीम टांडे की हुआ करती थी। माइक पर रनिंग कमेंट्री चला करती थी और इस चैंपियन टीम का स्वागत करते हुए गोल्टा मास साहब की जबान पर जैसे सरस्वती बैठ जाती थी। उनके मुंह से उर्दू के इतने मीठे मीठे अल्फाज निकला करते थे, उफ। इस टीम के सारे सदस्यों की अफगानी दाढ़ियां होती थी और वे सब एक ही रंग का पठान सूट पहनकर खेलते थे। हाफ पैंटें वगैरह उनके पास होती ही नहीं थी। पजामों के पांचे घुटने तलक उठाए नंगे पैर खेलने वाले इन लंबे तड़ंगे जाबाज खिलाड़ियों को कोई भी नहीं हरा पाता था। मेरी अपनी याददाश्त में मैंने ऐसी चैंपियन टीम नहीं देखी। एक साल टूर्नामेंट के 2 माह पहले से यह अफवाह उड़ी थी कि टांडे वालों को हराने के लिए दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की टीम बुलाई जाने वाली है, और इंडियन एयरलाइंस की टीम आई भी, और यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची भी। गोल्टा मास साहब की आवाज फाइनल मैच से पहले बुरी तरह कांप रही थी। मैंने इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। अफवाह चल रही थी कि रामनगर के इतिहास में पहली बार खास तौर पर मैच देखने को मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा और बरेली से लोग आए हैं। दिल्ली की टीम ने पहले हाफ में टांडा फिटबॉल क्लब के छक्के छुड़ा दिए थे। दर्शक पहली बार अपने शहर से हर बरस चैंपियन टीम की बेबसी देख रहे थे, और जब हाफ टाइम से जरा पहले इंडियन एयरलाइंस ने पहला गोल ठोका तो सारा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हाफ टाइम के समय इंडियन एयरलाइंस की टीम का कोच हाथ हिला हिलाकर खिलाड़ियों को निर्देश दे रहा था, जबकि टांडा फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी यहां वहां पस्त पड़े हुए थे। इस मैच के लिए मुझे विशेष इजाजत दी गई थी कि मैं भाई के साथ मैदान पर जा सकता था। मैंने अपने आसपास निगाह डाली और पाया कि आमतौर पर हाफ टाइम में शोर शराबा करने वाले एक खास कोने में बैठे खड़े लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। हर किसी की निगाह काले खान पर थी। टांडा फुटबॉल क्लब का कप्तान था काले खान। पहलवान जैसी कदकाठी का मालिक काले खान मेरे जीवन का पहला सुपरस्टार था, और जब मैंने मैदान के बीच पस्त बैठे इस विचार मग्न महानायक को घास का तिनका चबाते देखा तो मेरा दिल टूट गया। तो क्या दिल्ली के लौंडे आज काले खान की टीम को धो देंगे? हाफ टाइम के बाद
इंडियन एयरलाइंस ने खेल की रफ्तार कम कर दी और वे पासिंग में समय काटने की नीति अपना रहे थे। रामनगर में पहली बार इस तरह की निर्जीव फुटबॉल देख रहे दर्शकों ने जैसे जैसे इंडियन एयरलाइंस की हूटिंग करना शुरू किया, टांडा के खिलाड़ी अपनी लय में आने लगे। हिमालय टॉकीज वाले छोर से धीरे धीरे काले भाई का नारा उठना शुरू हुआ। काले खान के कुर्ते पर कोयले से 10 लिखा रहता था। इधर बस अड्डे वाले सिरे से 10 नंबरी की गूंज शुरू हो गई। काले खान फिर उसी चैंपियन में तब्दील हो गया। हाफ फील्ड से मारी हुई उसकी किक जब इंडियन एयरलाइंस के गोल में घुसी तो करीब 100 लड़के मैदान में घुस गए और उन्होंने काले को कंधों पर उठा लिया। खेल दोबारा शुरू हुआ तो इंडियन एयरलाइंस ने आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन स्कोर बराबर पर ही छूटा। फिर काले अचानक बिजली की सी फुर्ती से इंडियन एयरलाइंस की डी में घुसा, लेकिन उसे लंगड़ी मारकर गिरा दिया गया। रेफरी ने पूरी पलांटी देने के बजाय पलांटी कॉर्नर दिया। इस तरह की किक मारने को हमेशा एक प्रौढ़ सा दिखने वाला बैक्की आता था। मैदान में लोग पगला गए थे। जो लोग पिछले साल तक टांडा के खिलाड़ियों के लंगड़ा हो जाने की बद्दुआ किया करते थे, आज काले भाई का नारा बुलंद किए हुए थे। फिर पलांटी किक हुई। फिर बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया। जितनी अफरा तफरी डी में मची हुई थी, उससे ज्यादा मैदान के बाहर दर्शकों पर थी। फिर अचानक एक लंबी सीटी बजी, गोल की। मैं इंडियन एयरलाइंस के खिलाड़ियों को हाथों में सिर थामे देख पा रहा था। मैदान में बेशुमार लोग घुस गए थे। उस भीड़ और अफरा तफरी को चीरती अगले ही क्षण मैच खत्म होने की सीटी बजी। देर रात तक रामनगर के लोगों ने तमाम बैंड और ढोल बाजों के साथ टांडा फुटबॉल क्लब के सारे खिलाड़ियों को कंधों पर बिठाकर पूरे शहर के 2 चक्कर काटे। रामनगर की टीम के सबसे वाहियात बैक्की दलपत हलवाई उर्फ हग्गू सिपले ने अपनी दुकान एक ठेले में लाद दी थी और वह रोता हुआ मिठाई बांट रहा था। रामनगर छोड़ने के कुछ साल बाद तक यह विश्वास करने में मुझे बहुत समय लगा कि विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी पेले टांडा छोड़कर ही ब्राजील नहीं पहुंचा था और काले का छोटा भाई नहीं था। बहरहाल मेरे जीवन के प्रथम महानायक काले खान को रामनगर की टीम की शान माने जाने वाला शिब्बन गोलकीपर अपने कंधों पर उठाए रहा था शाम से देर रात तक। लगे हाथ बात मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान की। रक्षाबंधन के समय मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान रामनगर आया करते थे, बस एक रोज के लिए। उनके आने की तारीख मौखिक समाचारों के माध्यम से शहर भर में फैल जाया करती थी। आमतौर पर वे रक्षाबंधन के एक दिन पहले आया करते थे। यह कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आते थे। कोई कहता था मोबिन भाई ठाकुर द्वारे के थे और अताउल्ला पहलवान कालाडूंगी के। कुछ लोगों का कयास था कि दोनों असल में चचेरे भाई थे और चोर गलिया के रहने वाले थे। जो भी हो, उनका शहर में आना किसी लाट साहब के दौरे की तरह हुआ करता था। मोबिन भाई तनिक लंबे कद के थे, छरहरी देह, काजल लगी आंखें और मुंह में हमेशा पान की गिलोरी। लफत्तू को मोबिन भाई दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी लगते थे। उसका तो यह भी कहना था कि मोबिन भाई बंबई चले जाएं तो मुकद्दर के सिकंदर अमिताभ बच्चन की दुकान बंद करवा दें। मोबिन भाई हमेशा काली बेल बॉटम और काली शर्ट पहने होते थे और बेहद सीरियस रहते थे। अताउल्ला पहलवान, जैसा कि नाम से जाहिर है, पहलवानी ठाठ की कदकाठी के मालिक थे। 4 खाने की लुंगी और ढीला कुर्ता डाले पहलवान के गले में तमाम तरह के गंडे हुआ करते थे। वे मोबिन भाई से उम्र में बड़े थे और उनकी कनपटियों पर उम्र की दस्तक की चांदी दिखा करती थी। मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान जिस तरह तूफान की तरह आया करते थे, उनकी रुखसती भी वैसी ही शिताब होती थी। उन्हें कहीं और जाना होता था और रक्षाबंधन का पूरा दिन वे पीरू मदारे में गुजारते थे। मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान की पतंगबाजी देखने को खेल का मैदान ठसाठस भरा होता था। सुबह से ही छोकरे मांझा, सद्दी, गुल्ली और चरखी घिर्री के चक्करों में लगे रहते थे। मैदान में लाउड स्पीकर पर मेरे ख्वाजा टाइप कव्वालियां बजा करती थी
और मौके का फायदा उठाकर चाट, पकौड़ी, खीर, अमरूद वाले अपने ठेले ले आया करते थे। बम पकौड़े वाला बोना इस खास अवसर पर जलेबियां भी बनाया करता था। फिर किसी एक पल दोनों खलीफा आपस में धीरे धीरे बतियाते मैदान में तशरीफ लाया करते और चंद ही पलों में उनके गिर्द बच्चों की भीड़ लग जाती थी। फिर बुजुर्गान बच्चों को डपट कर भगाने की कोशिश करते और दोनों उस्तादों के इस्तकबाल में लाउड स्पीकर पर बाकायदा तकरीर होती। यह तकरीर आम तौर पर गोल्टा मास साहब किया करते थे। एक साल जब मास साहब का एक बेटा नहर में डूब गया था, यह तकरीर पालीवाल वैद्य जी ने की थी। वैद्य जी जाने क्या महोदय महोदय कहकर सबको बोर कर रहे थे जब भीड़ ने उन्हें हूट किया था। बहरहाल दोनों पतंगबाज शुरुआती शिष्टाचार निपटाने के उपरांत अपने अपने कोनों पर चले जाते थे। दोनों के बीच पूरे मैदान का फासला होता था। दोनों के गिर्द उनके शागिर्द और फैन खड़े रहा करते। फिर दोनों अपने अपने कुशलतम स्थानीय शागिर्द को पतंग उड़ाने को कहा करते। 10-5 पतंगें आजमाने के बाद यह शागिर्द सबसे अच्छी पतंग को काफी लंबी उड़ान दे चुकने के बाद और अपने अपने हुनर के हिसाब से दर्शकों का मनोरंजन कर चुकने के बाद उस्तादों की स्वीकृति की बाट देखते थे। मोबिन भाई अपनी पतंग पहले संभाला करते थे। पतंग संभालने के लिए बाद वे कनखियों से पहलवान साहब की तरफ निगाह मारते थे। पहलवान साहब सहमति में सिर भी झुकाते थे और एक हाथ जरा सा उठाकर मोबिन भाई को आशीर्वाद भी देते। तमाशबीनों में एक उत्तेजना फैल जाती जब दोनों के पेंच शुरू होते। यह तो करीब 15-20 साल बाद हुआ जब मैंने बाबा नजीर अकबराबादी को पढ़ना शुरू किया। अब लगता है काश कोई तब यह सुना देता। गर पेच पड़ गए तो यह कहते हैं देखियो, रह इसी तरह से न अब दीजिए ढील को, पहले तो यूं कदम के तई ओ मियाँ रखो, फिर एक रगड़ा दे के अभी इसको काट दो, हैगा इसी में फतेह का पाना पतंग का। और जो किसी से अपनी तो कल को लें बचा, यानी है मांझा खूब मंझा उनकी डोर का, करता है वाह वाह कोई शोर गुल मचा, कोई पुकारता है कि ये जहां कहूं मैं क्या, अच्छा है तुमको याद बचाना पतंग का। मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान की पतंगबाजी चलती रहती थी और दर्शक समूह जब तब अश अश कर उठता था। तमाम तरह के दांव पेच चला करते थे और आखिरकार जब किसी एक की पतंग कट जाती थी, दोनों खलीफा खेल को इस वैराग्य के साथ छोड़ देते मानो कोई गमी हो गई हो। मोबिन भाई और अताउल्ला पहलवान एक दूसरे से बतियाते हुए खेल के मैदान के बाहर आ जाते थे। उनके पीछे भीड़ हुआ करती थी। फिर वे दोनों खताड़ी के मोड़ पर आते आते कहीं गुम हो जाते थे, मेरे बचपन से कभी न गुम होने को। ये चौथा अंक यहां समाप्त होता है। आशीष ने इसे पसंद किया और बताया, धन्यवाद। यशु ने भी इसको पसंद करते हुए राग दरबारी को याद किया, बहुत धन्यवाद। अभिलाषा ने कहा कि उन्हें सुनकर बहुत मज़ा आया, आभार आपका भी। निवेदन यह है कि आगे साझा भी करते चलें जिससे लॉकडाउन की डरावनी शांति थोड़ी भंग हो, और अपनी फीडबैक भी दें। मेरा ईमेल है rahuljigaud@gmail.com, rahuljigaur@gmail.com। अगले अंक में फिर जल्द ही मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।